So let's cover basic first, that is the tax rates and everything. Now this PDF has 3 pages, including study material questions. Okay, I have just given the summary of the question. I will explain you the question and the answer too, and the PDF will be available on the Telegram channel. Okay, just after the video upload. Okay, now first chapter number 1, that is basics. So first we have to take the tax rates. Okay, here what these tax rates are available for. First we will study for individual and HUF. First we will study for individual and HUF. Okay, now this individual and HUF, this is for both resident and for नॉन रेसिडेंट. ओके, यहाँ पे ये दोनों रेसिडेंट के लिए भी है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी है. तो आपको एज यूजुअल पता ही होगा, स्लैब रेट 2,50,000 है, देन 2,50,000 से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10% 20% है, एंड अगर आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% लगेगा. हमेशा हमारी जो इनकम टैक्स में हमारा जैसे GST में हमारा फ्लैट लगता है, स्लैब नहीं लगता है, इसमें हमारा स्लैब रेट लगेगा. एंड आई होप आप फाइनल लेवल में आके आपको टैक्स निकालना आता होगा. नहीं आता होगा तो इट्स वेरी इजी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं एक आपको टैक्स रेट निकालना भी बता दूंगी. ठीक है, टैक्स. तो ये था हमारा इंडिविजुअल HUF. बोथ यहाँ पे रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं. सेकंड जो स्लैब हमारा है वो इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है. ठीक है, एंड वो अगेन सिर्फ रेसिडेंट के लिए है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है. और उसमें जो ईयर हम देख रहे हैं वो 60 to 80 है. मतलब अगर SSC का एज 60 से लेके 80 ईयर्स तक है तो उनको ये फॉलो करना है. तो उनको कुछ ज़्यादा कंसेशन दिया गया है. उनको 3 लाख, पहला फर्स्ट 3 लाख में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट 3 लाख से 5 लाख में 5% लगेगा, 5 से 10 लाख में 20% लगेगा, एंड 10 लाख से ज़्यादा में 30% लगेगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट है और यहाँ पे 80 ईयर्स के ऊपर है, तो यहाँ पे अगेन 5 लाख वाले तक को कुछ नहीं लगेगा, 5 से 10 वाले को डायरेक्ट 20% एंड देन 30% लगेगा 10 से ऊपर वाला. तो बेसिकली यहाँ पे आपको अगर रेट देखने हैं तो 5%, 20% एंड 30% है. ठीक है, ये याद रखना है. 10% नहीं है, 5%, 20%, 30% है. पहले में 2.5 लगे, फिर 5 है, फिर 10 है. यहाँ पे 3, 5 एंड 10 है, यहाँ पे 5 एंड 10 है. ओके, यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल होंगे जिसका एज लिमिट अपन देख रहे हैं वो सिर्फ रेसिडेंट वाले को एज लिमिट का कंसेशन दिया गया है, नॉन रेसिडेंट वाले को एज लिमिट का कंसेशन नहीं दिया है. मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप एक नॉन रेसिडेंट है और अगर आप 80 ईयर्स के हो तो भी आपको ये जो फर्स्ट स्लैब है ना उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सरचार्ज के बारे में आता है. सरचार्ज इज़ वेरी मच एसेंशियल. यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है सरचार्ज में. आपको सरचार्ज अगेन यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल और HUF, हमने अभी तक किसका टैक्स रेट पढ़ा, इंडिविजुअल और HUF का, तो पहले हम उसका ही सरचार्ज कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर आपका जो इनकम है, अगर आपका जो टोटल इनकम है वो अगर आपका एक हो रहा है 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच तक अगर आपका टोटल इनकम आ रहा है तो आपको 10% पे सरचार्ज देना है. 1 करोड़ से 2 करोड़ आ रहा है तो 15% पे, 2 करोड़ से 5 करोड़ आ रहा है तो 25%, एंड 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%. ये हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF इज़ 37%. इसको कैसे याद करेंगे, पहले इतना याद करें, ये लिमिट्स याद होगा, फिर अपने को परसेंट याद होगा. सबसे पहले 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, एंड देन 5 करोड़ से ज़्यादा. एंड यहाँ पे आपको रेट्स क्या दिए हैं, 10%, 15%, 25% एंड 37%. ये हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज हमारा 37% है. ये आपको इंडिविजुअल प्लस HUF वाले को दिया है. अब हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल और HUF का हमने क्या कर लिया है, टैक्स रेट्स पढ़ लिए, उसका सरचार्ज भी पढ़ लिया. और हमेशा याद रखना एक सेस लगता है जो कि 4% पे हायर हमको क्या लगता है, सेस लगता है. ठीक है, उसके बाद हम टैक्स रेट में आते हैं किसका, लोकल अथॉरिटी एंड फर्म का. लोकल अथॉरिटी एंड फर्म का यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कोई भी स्लैब नहीं है, डायरेक्ट टैक्स रेट रखते हैं 30% में. और यहाँ पे जो सरचार्ज है, अगर उसका जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही हमारा सरचार्ज लगेगा, वो भी 12% पे सरचार्ज लगेगा. यहाँ पे आपको ऐसा सरचार्ज के लिए यहाँ पे भी जैसे आपको यहाँ पे लिमिट्स दिए गए हैं, लोकल अथॉरिटी एंड फर्म के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ना तो टैक्स में लिमिट है और ना ही सरचार्ज में लिमिट है. ठीक है, टैक्स में कैसे लिमिट नहीं है, ये डायरेक्ट फ्लैट आपको जितना भी इनकम होगा फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड देन फ्लैट 12% आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपका जो इनकम है वो एक्सेड करेगा 1 करोड़ से ज़्यादा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंपनीज़ के लिए. कंपनीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज़ के लिए आपको जो टैक्स रेट है, अब यहाँ पे हमेशा देखना 2 टाइप की कंपनी होती हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है. तो अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपको जो टैक्स रेट है आपको हायर देना पड़ेगा, दैट इज़ 40% देना पड़ेगा. ठीक है, पर यहाँ पे आपको जो सरचार्ज देना पड़ेगा वो थोड़ा कम देना पड़ेगा. मतलब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर तक है तो 2% सरचार्ज आपको पे करना है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% सरचार्ज आपको पे करना है. एंड सिमिलरली
सिमिलरली अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी है तो आपको जो टैक्स रेट है सबसे पहले 40 की जगह 30% है। एंड अगर आपका जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है तो अगेन आपका यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 25% है। जनरली हम 30% लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सरचार्ज है अगेन 1 करोड़ से 10 करोड़ एंड 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पे 7% और 12% है। और यहाँ पे आपको क्या था 2% एंड 5% था, ठीक है। तो ये सरचार्जेस के रेट आपको थोड़े याद करने हैं। बाकी देखो टैक्स रेट्स तो अपने को याद रहते ही हैं, सरचार्ज अपने को थोड़ा दिक्कत होता है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज अपना 10%, 15%, 25%, 37%। फिर हमारा यहाँ पे 12% था अगर हमारा जो लिमिट है वो एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे अगेन 1 करोड़ से 10 करोड़ एंड 10 करोड़ से ज़्यादा में आपका 7 एंड 12 आ रहे हैं। एंड यहाँ पे फॉरेन कंपनी में 1 से 10 एंड 10 से ज़्यादा में 2 और 5% आ रहा है, ठीक है। टैक्स रेट अपने को 30% एंड 40% फॉरेन कंपनी के लिए पता है, लोकल अथॉरिटी इन फर्म के लिए 30% है। एंड यहाँ पे स्लैब में हमने पढ़ लिया है। अब इसके साथ साथ एक 87A का आप क्या कर सकते हैं, आपको सेक्शन याद करना है क्योंकि ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा अगर, क्योंकि हमेशा हमको टैक्स निकालने तो बोलते हैं एंड अपने को रिबेट भी देखना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। तो रिबेट अंडर 87A बोल के अपन उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 87A का रिबेट किसके किसके लिए अवेलेबल है वो ध्यान से देखने वाली बात है। इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका आप इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, जो एक इंडिविजुअल ही 87A का रिबेट क्लेम कर सकता है, प्लस वो रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट नहीं क्लेम कर सकता है, रेसिडेंट ही क्लेम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसका जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख है या उससे कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। और कितना रिबेट मिलेगा, आइदर आपको जितना आपका इनकम टैक्स हो रहा है 5 लाख में जितना आपका इनकम टैक्स हो रहा है या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर उतना का आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 5 लाख है, ये जो हमने 5 लाख की लिमिट ली है, इसमें हमारे जो स्पेशल इनकम्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। स्पेशल इनकम्स क्या है, अगेन हम फर्दर कैपिटल गेन के चैप्टर में अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो एक बार मैं इस पेज का समरी फिर से बता देती हूँ, इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि इसमें हमको याद करने की ज़रूरत है, राइट। तो टैक्स रेट्स तो आई थिंक रिपीट नहीं करना है। मतलब टू पहले 2,50,000 नॉर्मल इंडिविजुअल प्लस HUF प्लस रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट में 2,50,000 है। रेसिडेंट है इंडिविजुअल है 60 to 80 है तो 3 लाख है। रेसिडेंट है इंडिविजुअल है 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो हमारा 5 लाख, ठीक है। एंड रेट्स हमारा 5, 20 एंड 30 है, 10 नहीं है याद रखना। एंड लास्ट वाले केस में सिर्फ 20 या 30 है, ओके। सरचार्जेस हमारा 50 लाख से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका 10%, 15%, 25% एंड 37%। लोकल अथॉरिटी इन फॉर्म के लिए 30% टैक्स रेट है एंड 12% आपका सरचार्ज है अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड करेगा 1 करोड़ से। ना फॉर द कंपनीज वी हैव डोमेस्टिक कंपनीज जिसका टैक्स रेट है 30% एंड 25%, सरचार्ज इज 1 करोड़ से 10 करोड़ एंड 10 करोड़ से ज़्यादा इज फॉर 7% एंड 12%। एंड फॉर फॉरेन कंपनी वी हैव 40% टैक्स रेट एंड सरचार्ज इज 2% एंड 5%। एंड देन वी हैव रिबेट 87A दैट इज इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए और 5 लाख से उसका इनकम कम होना चाहिए तो आपको जो रिबेट मिलेगा आइदर आपका 100% ऑफ इनकम टैक्स या ₹12,500 विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा। नाउ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ कंसेप्ट है तो वो है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का एक ऐसा आपको MCQ आ सकता है कि आपको सपोज कुछ एक दे देगा कि सपोज आपको 1 करोड़ 10,000 इनकम है और उसको आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना है, ठीक है। तो ये एक MCQ में आप 2 मार्क का या 1 मार्क का MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। नो फुल फ्लेज क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि देखो अगर आप 1 करोड़ एक बार वीडियो पॉज करके 1 करोड़ का क्या कर रहे हैं, एक बार टैक्स निकाल लीजिए, आपका इससे टैक्स प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नाउ अपन एज्यूम करेंगे कि नॉर्मल इंडिविजुअल है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट केस में दैट इज 2,50,000 वाला अपन केस एज्यूम कर रहे हैं और इसमें आपको 1 करोड़ का अपने को क्या करना है, टैक्स निकालना है। तो अगर अपन 1 करोड़ का टैक्स निकालेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके टैक्स निकाल लीजिए, आपको टैक्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1 करोड़ का टैक्स अगर अपन निकालेंगे तो 30,93,750 हमारे इनकम टैक्स आ रहे हैं। नाउ अगर हमारा अगर आपका इनकम 1 करोड़ है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ अगर आपका इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, मतलब आपका इनकम 1 लाख से बढ़ा है और उसका अगर आप टैक्स निकालेंगे तो ये 32,68,875 आ रहा है। नाउ आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका इनकम 1 लाख बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे इनकम 1 लाख बढ़ रहा है, बट आपका जो टैक्स है वो कितना बढ़ रहा है, वो अराउंड 2 लाख बढ़ रहा है। आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बढ़ रहा है बट आपका यहाँ पे जो टैक्सेस बढ़ जा रहे हैं वो 2 लाख तक बढ़ जा रहे हैं। तो इसके लिए ये
1 लाख इनकम बढ़ने से हमारा टैक्सेस हमारा 2 लाख बढ़ जा रहा है, देयरफॉर ये जस्टिफाई नहीं लगा, देयरफॉर यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है मार्जिनल रिलीफ। नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल रिलीफ? यहाँ पे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ। सपोज हमारे पास 50 लाख का इनकम है एंड देन 50 लाख 10,000 का इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम इनकम फाइंड करेंगे 50 लाख का। 50 लाख का इनकम फाइंड करने के बाद इनकम टैक्स हमने टैक्स फाइंड आउट करें, सॉरी इनकम नहीं, हमने टैक्स फाइंड आउट करना है 50 लाख का। एंड सब जो भी आपका यहाँ पे सपोज एक्स आया आपका टैक्स, उसके साथ आपको प्लस करना है क्या, 5,10,000 माइनस, सॉरी 50,10,000 माइनस 50 लाख, उसको प्लस करना है आपको टैक्स के साथ। आपका स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 क्या है, फाइंड इनकम टैक्स ऑफ 50,10,000। पहले आपने क्या किया, 50 लाख का इनकम टैक्स निकाला प्लस 50,10,000 माइनस 50 लाख किया। सेकेंड में आपको 50,10,000 का टैक्स निकाल लेना है, और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो ऑब्वियसली देखिए हमने यहाँ भी क्या पढ़ा था कि 50 लाख से अगर एक्सीड करेगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 50 लाख से एक्सीड करेगा और 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा। तो फर्स्ट केस में जब हम यहाँ पे इनकम टैक्स निकाल रहे हैं 50 लाख का तो आपका कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, वेयरएज अगर हम 50,10,000 का निकाल रहे हैं तो इसमें सरचार्ज लगेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन में आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर सपोज हम एक कंपनी का निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक डोमेस्टिक कंपनी का निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी में क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक 7% लगेगा। मतलब अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक 7% लगेगा। तो जब आप 1 करोड़ का टैक्स निकालेंगे इन द केस ऑफ कंपनी, तो आप उसको 30% ले लेंगे, पर उसमें सरचार्ज आपको नहीं लगेगा क्योंकि 1 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला एरिया आपको ध्यान देना है। वेरा जब 1 करोड़ 10,000 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स निकालेंगे तो उसमें आपको सरचार्ज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है अगर सरचार्ज आपका एप्लीकेबल होगा तो आपको सरचार्ज को इंक्लूड कर लेना है। एंड सिमिलरली हाँ, ठीक है, आपने स्टेप 1 क्या किया, स्टेप 1 आपने इनकम टैक्स ऑफ 50 लाख प्लस 50,10,000 माइनस 50 लाख किया। सेकेंड आपने क्या किया, फाइंड इनकम ऑफ 50,10,000। एंड अब इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपका टैक्स रेट हो जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा उसको हम मार्जिनल रिलीफ बोल देंगे। समझ में आया? एक एग्जांपल हम कर लेंगे, स्टडी मटेरियल में एग्जांपल है, उससे हमारा पूरा समझ में आ जाएगा। एंड सिमिलरली एवरी एसएसएस के लिए, अगर वो एसएससी हमारा कंपनी है तो कंपनी के लिए 30% टैक्स रेट लग जाएगा। फॉरेन कंपनी है तो 40% के हिसाब से अपन निकालेंगे। डायरेक्ट मतलब 50 लाख में डायरेक्ट 40% निकालेंगे। एंड अगेन यहाँ पे कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली 1 करोड़ में कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हमारा 40 लाख प्लस 1 लाख, सपोज 1 करोड़ है एंड 1 करोड़ 10 लाख है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1 करोड़ पे अपना 40% पे टैक्स निकल जाएगा, प्लस 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ मतलब 1 लाख, तो 40%, 1 करोड़ का 40% प्लस 1 लाख, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स रेट निकाल लेंगे। एंड इसमें अपना सरचार्ज भी आएगा, ठीक है। सरचार्ज कितना परसेंट में आएगा, 2% के हिसाब से, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे हमारी फॉरेन कंपनी है, राइट। एंड देन हम दोनों में से जो लोअर होगा वो हमारा इनकम टैक्स होगा। एंड दोनों का अगर आप डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको वो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट पूछा है कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है वो पूछा है, ठीक है। कितना इनकम टैक्स पे करना अगर पूछा है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली डिफरेंस नहीं लेना है। डिफरेंस लेना कब, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ पूछा है। एंड अगर आपको इनकम टैक्स पूछा है तो विच एवर इज लोअर ले लेना है। तो अगर आपका ऐसा कुछ एमसीक्यू आता है तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि दे आर वेरी स्मार्ट। ऑप्शन में आपको दोनों दे देंगे, आपको डिफरेंस का अमाउंट भी दे देता है और आपको टैक्स का अमाउंट भी दे सकता है। यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि आपको पूछा क्या है, ठीक है। ओके, एंड मैंने बताया हेल्थ एंड एजुकेशन से हमारा 4% लगता ही है, ओके। नाउ अगर हमको अगर जो इनकम आती है उसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में अगर कर लेते हैं, पैसे को इग्नोर करते हैं और मल्टीपल ऑफ 10 में, तो बेसिक राउंड एंड वाला ही हमको लगेगा। एंड टैक्स का राउंड ऑफ भी अपन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सर्कुलर आया था कि हम कब, अगर हमारा जो बर्थडे है वो फॉल हो रहा है 1 अप्रैल को, तो अपन ये मानेंगे कि उस 31 सपोज आपको 80 ईयर्स का लिमिट या 60 ईयर्स का लिमिट देखना है, तो अपने को देखना, अगर उसका जो बर्थडे है 1 अप्रैल को आ रहा है, तो अपन ये मानेंगे कि जो उसका ईयर है वो ख़त्म हो गया है ऑन 31 मार्च। मतलब अगर उसको 79 ईयर चल रहा है एंड 1 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है, तो अपन मानेंगे कि 31 मार्च ऑफ दैट ईयर ही उसका 79 ईयर ख़त्म हो गया एंड 1 अप्रैल से उसका 80th ईयर स्टार्ट हो रहा है, ओके। नाउ ये दो कंसेप्ट है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये आपका स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प आएंगे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिख दिया, दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जन ऑफ
income and application of income, diverting the income before it is earned by SSC exclude from the turnover. Okay, now what you have to मैं एग्जाम्पल तो हम अभी सारे इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इसी के ऊपर है देखेंगे. डाइवर्टिंग मतलब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि सपोज एक क्वेश्चन का ही एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है. उस डीड में आपको लिखा गया था कि आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% आप अपनी मदर को देंगे, राइट. नाउ ये जो आप मदर को देंगे ये आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम है, क्योंकि आपको इनकम आपने इसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बिफोर ये अर्नड है आप उसको डाइवर्ट करें. मतलब आप जितना अर्न करेंगे उसमें से 10% को आपको साइड में रखना ही है अपने मॉम के लिए, राइट. तो वो डाइवर्टिंग ऑफ इनकम होगा और इसको हम हमारे टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. वेयर इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब हमारा जो अर्न होता है उसके बाद हम उस इनकम को कुछ भी यूज़ करें, ठीक है. मतलब डीड में आपको सपोज नहीं लिखा, आप अपने मर्जी से 10% अपनी मम्मी को दिए, राइट. तो वो आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाएगा, क्योंकि ये डिम्ड नहीं है कि आपको इनकम अर्न करने से पहले उसको साइड में रखना है, ठीक है. तो और उसको आप इंक्लूड करेंगे अपने टोटल इनकम में, मतलब उसमें आपको टैक्सेबल होगा वो इनकम, ठीक है. एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम में आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो टोटल इनकम ही नहीं है, वो तो आपकी मम्मी का इनकम हो जाएगा, राइट. क्योंकि वो डीड में लिखा है कि 10% तो उन्हीं का इनकम है. क्लियर है. तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जन ऑफ इनकम. क्लियर है. तो ये था आपका कंसेप्ट. एक बार हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो एक बार अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए. स्टडी मटेरियल आपको फ्री में PDF में भी मिल जाएगा ICI के साइट में. मतलब आपको स्टूडेंट्स वाले टैब में जाना है, बॉस नॉलेज पोर्टल बोल के रहेगा. उसमें आपका सब अगर आपको न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, फाउंडेशन ये सब दिया रहेगा, तो न्यू कोर्स में जाना है. ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल रेलिवेंट नहीं है अभी, आप ओल्ड वाले को भी न्यू वाला पढ़ना है. एंड देन यू हैव टू डाउनलोड द PDF, ओके, फ्रॉम देयर. ओके, सो ये PDF आपको मिल सकता है अगर आपके पास हार्ड कॉपी में, तो वेरी गुड. नाउ इलस्ट्रेशन तो बहुत ही ईजी है. टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे, वो देखने लायक क्वेश्चंस हैं. इलस्ट्रेशन देखने लायक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल दिया कि टोटल इनकम 12 लाख है. इसमें आपको सैलरी इनकम भी है और फिक्स डिपॉजिट का इनकम भी है, ठीक है. एंड इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आप कौन हो, आप एक इंडिविजुअल हो, ऐसा अपने को कुछ मेंशन नहीं किया. अपन एज्यूम करें अपन इंडिविजुअल है एंड अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालना है, ठीक है. तो आप निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी. फर्स्ट 2,50,000 के लिए नील है, देन 2,50,000 से 5 लाख तक के लिए आपके पास 5% है. हमेशा याद रखना कि 2,50,000 से 5 लाख का तो आपका हमेशा 12,500 होगा, ठीक है. तो ये दो इनकम तो अपने को याद ही हो जाती है, बेसिकली आपको याद ही हो जाएगा. देन 5 लाख से 10 लाख का आपका 1 लाख ही होता है. एंड देन बैलेंस जो 12 लाख माइनस 10 लाख है उसमें 30% आपका 60,000 आ जाएगा. एंड 172,500 आपका इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका कौन है, कैसा है. तो अपन एज्यूम करेंगे एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, हमारा फर्स्ट केस में आ जाएगा. सिमिलरली अगर वो 80 ईयर्स का होता तो 5 लाख का माइनस होता, 60 ईयर्स है तो 3 लाख का नील होता. ऐसे आपको बता दिया है, ठीक है. एग्जाम में भूल से भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा. इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं कहाँ पे है. ये सब सर्च आज मैंने सब आपको नोट्स में लिख के बता दिया है. मार्जिनल रिलीफ, ओके. कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जो कि एज मिस्टर ए इंडिविजुअल है, एज है 42, मतलब फर्स्ट केस ही आएगा. टोटल इनकम है 51 लाख का फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. एज्यूम की जो टोटल इनकम है उसमें सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, सेविंग बैंक का अकाउंट का इनकम है. तो इसमें आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 50 लाख का इनकम टैक्स रेट निकालना है, प्लस 51 लाख माइनस 50 लाख करना है. मतलब जितना भी आपका 50 लाख का इनकम आएगा उसमें प्लस 1 लाख का लेना है. सेकंड स्टेप क्या, आपको 51 लाख का आपको टैक्स निकालना है. देन विच एवर इज लोअर आपका टैक्स रेट आ जाएगा, इन उसको डिडक्ट करेंगे तो आपका मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा. क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी. यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी, नॉट द मार्जिनल रिलीफ बट द टैक्स लायबिलिटी, ओके. तो सबसे पहले हमने 51 लाख पे यहाँ पे अपने 51 लाख में फर्स्ट 2,50,000 में हमारा नील आएगा. सेकंड में हमारा 12,500 1 लाख तो हमारा हमेशा रहता है. एंड देन 10 लाख माइनस 51 में 30% आपका 12,30,000 आएगा. 13,42,500 इसमें आपका सरचार्ज आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक का अपना 10% का सरचार्ज लगता है. तो यहाँ पे आपका 114,76,750 टैक्स रेट आ जाएगा, ठीक है. नाउ अगर आप 50 लाख में अपने को 50 लाख पे टैक्स निकालना है एंड उसमें अपने को 1 लाख प्लस करना है, तो हमारा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा. मतलब आप एक बार निकालें 50 लाख का टैक्स है प्लस 1 लाख का है, और जो भी चार्जेस लोअर है वही आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है. समझ में आया.
लिस्टेशन 3 बोल रहा है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए अगेन इंडिविजुअल एज 42। अगेन फर्स्ट वाला केस है 1,01,00,000 पे है, सॉरी 1,01,00,000 पे है फॉर द असेसमेंट ईयर। अगेन मैंने जो आपको एग्जांपल बताया वही है। सबसे पहले आपको 1 करोड़ का निकाल लेना है प्लस 1 करोड़ का टैक्स प्लस 1,00,000 एंड देन 1,00,000 1 करोड़ का टैक्स निकालना है विच एवर इज लोअर आपका मार्जिनल विच एवर इज लोअर आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। अगेन आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। ओके सिमिलरली यहाँ पे आपको डोमेस्टिक कंपनी का बताया, जो मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ का 30% ले लें एंड देन सरचार्ज भी लग जाएगा, सरचार्ज नहीं लगेगा सॉरी, यहाँ पे 1 करोड़ पे सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ 1 लाख पे सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से एक्सीड होने से आपका यहाँ पे 7% का सरचार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो एकदम ईजी है, बस पॉज होकर यहाँ पे लिख लीजिए, आई मीन कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है पूरा डिटो। आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रिलीफ निकालना है। एंड मार्जिनल रिलीफ क्यों निकालते हैं, पता चला कि 1 लाख इनकम बढ़ने से टैक्स हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, देयरफॉर कुछ मार्जिनल रिलीफ दिया गया है हमको कि 1 लाख इनकम बढ़ने से उतना टैक्स ना बढ़े। ठीक है, ओके नाउ 87A रिबेट में है कि मिस्टर राघव अगेन इंडिविजुअल है, एज 26 ईयर, एज अपने को पता नहीं, टोटल इनकम 4,80,000 में, टोटल इनकम 5 लाख से एक्सेड नहीं होना चाहिए अगर उसको 87A का रिबेट चाहिए तो यहाँ पे वो क्या करेगा 4,80,000 का टैक्स निकालेगा 11,500। तो आपने क्या पढ़ा कि 100% ऑफ इनकम टैक्स या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना टैक्स 11,500 है, तो अपने को पूरा रिबेट हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ अभी हम पढ़ते हैं ये एक्सरसाइज क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है एंड 2 क्वेश्चन हमारे पास्ट RTP एग्जाम वाले थे, तो मैंने वो भी कवर कर लिए हैं मेरे नोट्स में। ओके तो इधर मैं आपको उधर ले चलती हूँ। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन इतना अच्छे से लिखा नहीं है। फर्स्ट है मिस्टर बी, एक लीडिंग एडवोकेट है कॉर्पोरेट लॉ के, और उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो अभी अपना प्रैक्टिस को रिड्यूस कर देंगे, जो भी फीस होगा उसका वो चैरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक पर्सन आया, बोला कि मेरे, वो एडवोकेट है तो वो बोला कि मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस है एंड आपको लड़ना है मेरे लिए। एंड देन वो बोला कि ठीक है 5 लाख मैं चार्ज करूँगा फॉर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब बोल रहा है कि 5 लाख तो मेरे को देना है एंड देन मैं उसको ट्रस्ट में डाल दूँगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लाइंट है वो ट्रस्ट में नहीं डाल रहा है, वो जाके एडवोकेट को दे रहा है, एडवोकेट एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है एंड उस पर वो 5 लाख पे कर रहा है। ही डिफेंडेड द कंपनी इन वॉज पेड, मतलब वो जीत गया एंड कंपनी उसको 5 लाख देती। ही क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे याद देखो, ही क्रिएटेड अ ट्रस्ट, मतलब एडवोकेट क्रिएटेड अ ट्रस्ट ऑफ द सम बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रस्ट डीड, डिसाइड वेदर द अमाउंट रिसीव बाय मिस्टर बी इज एसेसिबल इन द हैंड ऑफ इनकम एज फ्रॉम द प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या वो हमारा प्रोफेशन वाले में आएगा क्या। तो यहाँ पे यही है कि एडवोकेट है, क्लाइंट ने 5 लाख दिया फॉर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दैट ही वुड क्रिएट, राइट, क्रिएटेड ट्रस्ट एंड शोन अमाउंट इज रिसीव इन ट्रस्ट, उसने अमाउंट रिसीव इन ट्रस्ट दिया, उसने अपने PG में उसको नहीं लाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या है, क्लाइंट क्रिएट नहीं किया है ट्रस्ट, एडवोकेट क्रिएट किया है, और ये एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल है, डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है। तो वही मैंने बताया, डाइवर्जन ऑफ इनकम हमारा अर्न होने से पहले ही अगर हम ट्रस्ट में दे रहे हैं तो वो हमारा डाइवर्जन ऑफ इनकम है और उसको हम टोटल इनकम, हमारे टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। बट यहाँ पे क्या, वो 5 लाख उसको दिया है, एडवोकेट को दिया है, देन एडवोकेट का इनकम होने के बाद वो 5 लाख को वो ट्रस्ट में सपोज दे दिया है, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा, इसलिए आपका टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, इसमें आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, इसलिए डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम 2 छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट उससे काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे, आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसका टैक्सेबल इनकम होगा, ये आपका प्रोफेशनल इनकम है। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर बाय अ सेल डीड। तो XYZ लिमिटेड है वो, उन्होंने एक रनिंग बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ले लिया है। एज पर द सेल डीड, मैंने जो एग्जांपल दिया वही है, एज पर द सेल डीड XYZ लिमिटेड अंडरटुक टू पे ओवरराइडिंग चार्जेस ऑफ 15,000 पर एनम टू द वाइफ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। उस सोल प्रोप्राइटर की जो वाइफ थी उसको 15,000 वो हर साल पे करेंगे इन, और वो कहाँ पे लिखा है, सेल डीड में लिखा है। अब वो सेल डीड में लिखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, the sale deed also specifically mentioned that the amount was charged to the net profit who has accepted the obligation as a condition to purchase on the going concern. Is the payment of overriding charges to the wife of the sole proprietor in the nature of diversion of income या application of income है। तो ये हमारा diversion of income है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अर्न हुआ नहीं और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, therefore ये हमारा टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये हमारा diversion of income है। ये किसके टैक्सेबल इनकम में आएगा, सोल प्रोप्राइटर की वाइफ का में टैक्सेबल इनकम में आएगा ये। ठीक है, थर्ड केस, MKG एजेंसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ फादर एंड 3 मेजर सन्स। ओके, 3
मेजर सन्स है। मेजर सन्स क्यों है, क्योंकि क्लोरीन वाला पार्ट आता होगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द बिजनेस शैल बी कंटिन्यूड बाय द सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फर्म शैल पे 20% टू द मदर। अगेन डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ठीक है, तो हम आपको इसको ज़्यादा पढ़ती हूँ। डाइवर्जन ऑफ इनकम है नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम, क्योंकि आपको पार्टनरशिप फर्म के डीड में लिखा है कि अपने मम्मी को देना है, नॉट दैट आप अपने मतलब अपने विचार सोच विचार से अपने मम्मी को दे रहे हैं, जस्ट इट इज़ रिटन इन द डीड कि यू हैव टू पे, देन दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। मतलब वो उसको आप अगर आपको वो पे वो उस उनका इनकम हो, राइट, वो आपका इनकम ही नहीं हुआ, तो देयरफॉर आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, जस्ट आपको मैं क्रक्स बता रही हूँ, लिख तो हम खुद ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद वॉज द कर्ता ऑफ एचयूएफ। एक एचयूएफ था, उसमें जो कर्ता है वो आनंद है। ही डाइड, वो मर गया, लिविंग बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम, हिज विडो, हिज ग्रैंड मदर एंड ब्रदर्स वाइफ। कौन कौन है, उसका जो मेजर सन है प्रेम, हिज विडो मतलब कर्ता की विडो, उसकी ग्रैंड मदर कर्ता की ग्रैंड मदर एंड ब्रदर्स वाइफ कर्ता का भाई की बीवी। ओके, कैन द एचयूएफ रिटेन इट्स स्टेटस एज सच और द सर्वाइविंग पर्सन वुड बिकम को ओनर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एचयूएफ है अपना स्टेटस को रिटेन करेंगे कि जो सर्वाइविंग पर्सन है वो कोनर होंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये बोला कि जो एक्सप्रेशन एचयूएफ है इज यूज्ड इन द सेंस इन विच इट इज अंडरस्टूड अंडर द पर्सनल ऑफ हिंदू। तो यहाँ पे बोला है सेकंड पैरा में, अंडर द हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ अ जॉइंट फैमिली में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेल मेंबर एंड द विडोज ऑफ द डिसीज मेल मेंबर्स एंड द इनकम टैक्स एक्ट डिड नॉट मैंडेट दैट इट शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा करता है ऐसा हमको कहीं भी इनकम टैक्स में नहीं लिखा है कि जो सुबह होगा एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देयरफॉर जो प्रॉपर्टी ऑफ ए जॉइंट एचयूएफ है वो जस्ट बिकॉज करता क्या था, अब करता मर गया तो दैट डजंट मीन कि वो चला गया, प्रॉपर्टी उन्हीं का है, बिकॉज द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल को पार्टनर हु पोजेस द राइट विच एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में पोजेस। देयरफॉर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एचयूएफ अपना स्टेटस एज सच रिटेन करेगा, उसमें एचयूएफ हमारा उसका को ओनर्स वाली बातें नहीं आएंगी, एचयूएफ का स्टेटस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसके लिए पहले बार मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि मिस्टर सी बोरोड ऑन हुंडी, ठीक है, अ सम ऑफ ₹25,000 बाय वे ऑफ बेयरर चेक ऑन 11 September 2019 and repaid the same with interest amounting to ₹30,000 by account pay check on 12th October 2019. SSC officer wanted to treat the amount borrowed as income during the previous year. Is the action of AO valid? यहाँ पे आपको एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 69D, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप मनी बोरोड कर रहे हो हुंडी में और उसको जो रिपे कर रहे हो वो अदरवाइज देन ऑफ अकाउंट पे ही चेक है, तो वो रिस्पेक्टिव टोटल इनकम में उनके ऐड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मिस्टर सी बोरो किया 25,000 हुंडी से, तो वो उसके इनकम में ऐड हो जाएगा। एंड देन वो जब रिपेड किया, अगर वो अकाउंट पे चेक के अलावा करता तो वो भी उसके अकाउंट उसमें इनकम में ऐड हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे अकाउंट पे चेक से किया है तो इधर वाला तो ऐड नहीं होगा, बट ये क्योंकि वो बोरो किया हुंडी में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन केस मिस्टर सी हैज बोरोड 25,000 ऑन हुंडी बाय वे ऑफ बियरर चेक, देयरफॉर इट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ मिस्टर सी फॉर द प्रीवियस। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर में उसका इनकम मान लेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो रीपेमेंट अकाउंट पे चेक से किया तो सेम शुड नॉट हिट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 69D। देयरफॉर द एक्शन ऑफ द असिस्टेंट ऑफिसर टू इन द अमाउंट बोरोड एज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस इज वैलिड। क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर बोला है कि मैं तेरे इनकम मानूंगा, तो हाँ वो मान सकता है क्योंकि हमने बोरो जो किया है वो बियरर चेक हुंडे से किया है। ओके, 69D नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस study material is assessing officer found that during the course of assessment of firm it has paid rent in respect of its business premises amounting to 60,000। मतलब उसने रेंट पे किया 60,000 which was not debited in the books of accounts, जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा रहा था। उसके साथ साथ ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फर्म है वो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। द फर्म डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस ट्रांजेक्शन के खिलाफ। एंड देन असिस्टेंट ऑफिसर प्रपोज टू मेक एन एडिशन, तो उसने क्या किया कि वो ऐड कर देगा 60,000 इन द हैंड ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे फर्म क्या क्लेम किया कि 60,000 मैंने चलो पे नहीं, मैंने दिखाया नहीं, तो अगर मैं दिखाता भी तो मेरे को तो इसका डिडक्शन मिल जाता, मेरे को तो PL नेट प्रॉफिट से इसको माइनस करने मिल जाता, तो मेरा टैक्स होता, मेरे को 60,000 में टैक्स नहीं पे करना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे बट यहाँ पे क्या किया एओ, क्या किया वो 60,000 को वो एड बैक कर दिया, हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें 60,000 को एड बैक कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं चलो नहीं दिखाएगा, मैं दिखाता भी तुम एड बैक कैसे कर सकते हो, मैं तुम तो मेरे को तो इसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगेन इसके लिए भी हमको एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, वो है सेक्शन नंबर 69C। सेक्शन नंबर 69C ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा अनएक्सप्लेन्ड ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी अनएक्सप्लेन्ड हमारा क्या है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 69 सेज दैट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर विच इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी शैल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। तो अगर हम आपने यहाँ पे क्या किया, आपने आपको हमको बताया नहीं, हम सोर्स ऑफ पेमेंट नहीं बताया, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमारा ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। एंड एज पर सेक्शन नंबर 69C जो हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर होता है, हम उसको डिडक्शन अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको जो 60,000 आपको आप जो बोल रहे हो कि आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये था मेरा स्टडी मटेरियल से 2 क्वेश्चन और हैं, वो पढ़ लेते हैं। मैंने बस क्रक्स लिखा है कि जो MNO लिमिटेड है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करता है, और उसको जो हुआ वो एक मतलब बेसिकली वो कुछ लेट सप्लाई ऑफ मशीन क्या हो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में है, तो उसने कुछ सप्लाई ऑफ मशीन है, सपोज मशीन मैन्युफैक्चर करता है तो उसने लेट सप्लाई किया, इसलिए उसको कुछ डैमेजेस ₹10 लाख के लिक्विडेटेड डैमेजेस लगे। तो क्या ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो नहीं, एक CIT वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड में एक ये था कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा असिस्टेंट ऑफिसर एक्स एक्सप्लेनेशन फॉर 20 लाख ऑन वेडिंग ऑफ डॉटर। यहाँ पे अगेन आपको और वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो आपको यहाँ पे 69C अगेन लग जाएगा। आपको इनकम में ऐड करने हैं, डिडक्शन अलाउड नहीं होगा आपको 20 लाख का। और यहाँ पे 69C में ये भी बताया गया कि जो अगर अनएक्सप्लेन नेचर के कोई भी इनकम हमको बाद में पता चलते हैं तो उसमें आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 60% के हिसाब से पे करना पड़ता है। उसमें 25% सरचार्ज लगता है एंड 4% आपका क्या लगता है, सेस लगता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपका कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन नहीं है, मतलब आपको जो फर्स्ट 2,50,000, फर्स्ट 3 लाख एंड फर्स्ट 5 लाख में जो आपको एग्जाम्पशन मिलता था, नील रेट में चार्ज होता था, वो भी आपको नहीं मिलेगा।